एपिसोड 156 में हमने देखा कि लो फेंग ने अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए अंतः बोलन को हराया और सफलतापूर्वक प्राइमोर्डियल वॉइड स्पेस का सदस्य बन गया। यह स्वॉलो स्टार एनीमे में एक नए अध्याय की शुरुआत है। तो इस नए सीजन में हम किस रोमांचक झलकियों का इंतजार कर सकते हैं? आइए मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। पहले हम हांग की वापसी का स्वागत करेंगे, जो एक बार फिर अपनी अद्वितीय प्रतिभा को स्क्रीन पर दिखाएंगे। लो फेंग भी पृथ्वी पर लौटेगा और एक रहस्यमय गुप्त ग्रंथ प्राप्त करेगा। यह ग्रंथ लो फेंग को ब्रह्मांड के नियमों को नकारने, अपनी जीन को फिर से आकार देने और अपने जीवन जीन को परिपूर्णता तक पहुंचाने की अनुमति देगा। इस सीजन में इमोर्टल स्तरीय ज़र्गहाइव की शक्ति भी एक शानदार प्रदर्शन करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि उत्पादन टीम ज़र्ग सेना के दुनियाध्वंसक हमलों को पूरी तरह से प्रस्तुत करेगी, जिससे दर्शकों को एक मजबूत दृश्य प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा लो फेंग मानव जाति के एक उपसमूह की यात्रा करेगा। वहां हम केवल गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के अलावा अन्य तारा आकाशी जीवों को देखेंगे, बल्कि हम लो फेंग को एक नया विरासत प्राप्त करते हुए देखेंगे, जो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में सबसे शक्तिशाली डोमेन मास्टर बना देगा, जो सभी को दबा देगा। जैसे जैसे लो फेंग की स्थिति वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में बढ़ती जाएगी, वह अंततः पृथ्वी पर एक टिक टिक करती समय बम ज़र्गहाइव से निपटने का तरीका खोजेगा। 1 मिलियन सदस्यीय ज़र्ग सेना बनाने के लिए लो फेंग अंतरिक्षीय कबाड़खाने में ज़र्ग के मलबे खरीदने के लिए जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वह एक और हत्या के प्रयास का सामना करेगा। इस बार हत्यारों में न केवल एक वर्ल्ड मास्टर बल्कि एक इमोर्टल आर्मी लॉर्ड भी शामिल होंगे। हालांकि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की शक्ति के साथ लो फेंग एक वर्ल्ड मास्टर स्तर पर रहते हुए भी इमोर्टल आर्मी लॉर्ड से मुकाबला कर सकता है। अतः हत्यारे लो फेंग को मारने के लिए आत्मविनाश का चयन करने के लिए मजबूर होंगे। यह खतरनाक साहसिक कार्य लो फेंग की शक्ति में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगा। इसके अलावा लो फेंग का नया कवच, जिसका इंतजार कई दर्शक कर रहे हैं, इस सीजन में अपनी आधिकारिक शुरुआत करेगा। नया युद्ध वस्त्र न केवल डिजाइन में और भी आकर्षक है, बल्कि यह लो फेंग की समग्र उपस्थिति को भी बढ़ाता है, इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। क्या आप भी लो फेंग के नए लुक को लेकर उत्साहित हैं? अपने विचार टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। कथानक पर वापस आते हुए, जैसा कि पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया गया था, योग्यता युद्ध में आगे बढ़ने के बाद और प्राइमोर्डियल वॉइड स्पेस का सदस्य बनने के बाद लो फेंग को न केवल इमोर्टल स्तरीय गुरु द्वारा दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है, बल्कि वह और भी खतरनाक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यों को भी स्वीकार कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये प्रशिक्षण कार्य केवल यूनिवर्स स्तरीय सदस्यों के लिए हैं। यही कारण है कि कई यूनिवर्स स्तरीय सदस्य जल्दबाजी में ब्रेक थ्रू करने के बजाय हजारों वर्षों तक यूनिवर्स स्तर पर रहना चुनते हैं। लो फेंग का भी यही योजना है, क्योंकि वह जानता है कि इन प्रशिक्षण कार्यों को लागू करने से न केवल बहुत अंक मिलते हैं, बल्कि अधिक खोजों के अवसर भी मिलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे डेमोन माउंटेन पर उसका अनुभव था, यही प्रकार के कार्य थे जिन्होंने उसकी शक्ति में गुणात्मक छलांग लगाई। इसलिए प्रशिक्षण कार्यों के दौरान भले ही मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया हो, वह जल्दी से मिशन स्थल छोड़ने की बजाय वहां बने रहने पर जोर देता है, ताकि और भी अधिक अवसरों की खोज की जा सके। इस अनवरत अन्वेषण के दृष्टिकोण ने ही उसके मोशा कबीले के क्लोन की कई मौतों का कारण बना है। हालांकि सौभाग्य से एक ऊर्जा जीवन रूप के रूप में लो फेंग को इसे पुनर्जीवित करने के लिए केवल मूल कोर के माध्यम से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करनी होती है। यह खपत उसके लिए नगण्य है, जिससे उसे अपनी साहसिक अन्वेषणों को बिना किसी रुकावट के जारी रखने की अनुमति मिलती है। हालांकि ले शेन द्वारा लाए गए समाचार ने लो फेंग की योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया। इससे पहले क्या आपने जी किंग की हांग की गतिविधियों के प्रति विशेष चिंता पर ध्यान दिया था? दरअसल उनके बीच पहले ही भावनाएं विकसित हो चुकी थीं। पिछले दशक में हांग अपने मास्टर टाइम वर्ल्ड मास्टर लो के साथ कियानवू यूनिवर्स कंट्री के एक प्रशासनिक ग्रह पर साधना कर रहा था। संयोगवश जी किंग भी उसी ग्रह पर थी। दीर्घकालिक संपर्क के माध्यम से दोनों के बीच धीरे धीरे भावनाएं विकसित हो गईं। हालांकि जी किंग न केवल असाधारण प्रतिभा रखती है, बल्कि उसके परिवार का प्रभाव भी विशाल है, और हांग की स्थिति जी किंग के परिवार की नजरों में बहुत निचली है, जिससे वह उसके योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप जी किंग के परिवार ने जबरदस्ती हस्तक्षेप किया और उनके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक दिया। यदि हांग और ली शेन ने गलती से यह रहस्य एक शराब पीने सत्र के दौरान न खोला होता, तो ली शेन शायद कभी भी इसके बारे में नहीं जान पाता। फिर भी हांग ने लो फेंग से मदद मांगने का विचार नहीं किया। आखिरकार व्यक्तिगत भावनाओं को साधना के लंबे मार्ग पर अक्सर तुच्छ माना जाता है। हांग स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि लो फेंग इन निजी मामलों में उलझे, और इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा लिया और अकेले ही वह भार उठाने का निर्णय लिया। लो फेंग की पहचान और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में प्राइमोर्डियल वॉइड स्पेस के सदस्य के रूप में स्थिति के कारण कई परेशानियों वाले पारस्परिक समस्याएं उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। एक शब्द या दो से वह उन्हें हल कर सकता है।
हांग के भाई के रूप में जब उसने ली शेन से यह सुना कि हांग मुश्किलों का सामना कर रहा है, तो लो फेंग ने स्वाभाविक रूप से उसे मदद देने का निर्णय लिया और अपने बड़े भाई की परेशानियां दूर करने का निश्चय किया। गहरी सोच विचार के बाद लो फेंग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, डोमेन मास्टर स्तर तक ब्रेकथ्रू करना। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से डोमेन मास्टर आमतौर पर अपनी अपनी यूनिवर्स कंट्रीज में दूत, उच्च पदस्थ अधिकारी या मंत्री के रूप में भेजे जाते हैं। प्राइमोर्डियल वॉइड स्पेस के सदस्य के रूप में यदि लो फेंग को कियानवू यूनिवर्स कंट्री में पर्यवेक्षक दूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो उसकी स्थिति एक इम्मोर्टल के रूप में मार्क्विस स्तर के बराबर होती, जिसमें पर्याप्त अधिकार और प्रभाव होता। यह स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करता और उसे हांग की जी किंग परिवार की दखलंदाजी को हल करने में मदद करता। इस निर्णय के साथ लो फेंग का मानव क्लोन सफलतापूर्वक डोमेन मास्टर स्तर तक ब्रेकथ्रू करता है और अपना जीवन कोर बनाता है। हालांकि लो फेंग के लिए इस जीवन कोर का महत्व न्यूनतम था। असली कुंजी वह मूल कोर था जो उसकी आंतरिक दुनिया का समर्थन करता था। ठीक उसी तरह जैसे जब उसने यूनिवर्स स्तर पर ब्रेक थ्रू किया था, लो फेंग को अपनी शारीरिक शक्ति को सीधे डोमेन मास्टर के 9वें स्तर तक बढ़ाने का अवसर मिला। यह ब्रेक थ्रू न केवल लो फेंग की शक्ति को एक नए स्तर पर ले गया, बल्कि यह उसके बाद के कार्यों के लिए कियानवू यूनिवर्स कंट्री में रास्ता भी खोल दिया। जब लो फेंग के डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने की खबर फैली, तो कई कोर सदस्य हैरान हो गए। रोंग जून, वुका और अन्य जैसे लोग इस पर व्यापक रूप से चर्चा करने लगे। कुछ ने यहाँ तक कहा कि लो फेंग का निर्णय बहुत जल्दी लिया गया था और इसमें सावधानी से विचार नहीं किया गया था। आखिरकार लो फेंग ने केवल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रशिक्षण के तहत लगभग 200 वर्षों तक साधना की थी और हेवेनली ब्रिज पर किए गए चुनौतियों में उन्होंने केवल 7वां स्तर पार किया था। डोमेन मास्टर के मुकाबले जिन्होंने हजारों वर्षों तक साधना की थी, इस अंतर को देखना आसान था। प्राइमोर्डियल वॉइड स्पेस में डोमेन मास्टर के बीच लो फेंग निस्संदेह सबसे कमजोर थे। उनमें से सबसे कमजोर भी हेवेनली ब्रिज का 10वां स्तर पार कर चुका था। इन डोमेन मास्टर स्तर के सदस्यों में से अधिकांश ने डोमेन मास्टर स्तर पर हजारों वर्षों तक साधना की थी, जिससे उन्होंने कानूनों की गहरी समझ अर्जित की थी और इसी कारण उन्होंने अपनी वर्तमान शक्ति को प्राप्त किया था। उनकी नजरों में लो फेंग, जो केवल कुछ 100 वर्षों में समान ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता था, विशेष रूप से डोमेन मास्टर की योग्यता की लड़ाई से पहले लगभग असंभव था। हालांकि वे लो फेंग के निर्णय से सहमत नहीं थे, वे उसकी साहसिकता की सराहना करते थे। आखिरकार लो फेंग ने कुछ ऐसा किया था जिसे कई अन्य लोग करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह सामान्य रिवाज को चुनौती देने के लिए तैयार था। हालांकि बाकी सभी से अलग किंग इम्मोर्टल जेन यान का दृष्टिकोण पूरी तरह से भिन्न था। उनके अनुसार लो फेंग के पास यूनिवर्स स्तर पर लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ऐसे स्थिति में उसकी साधना में आवश्यक दबाव की कमी थी और बिना दबाव के किसी का संतुष्ट हो जाना आसान होता है। साधना का सार यह नहीं है कि किसी की ताकत को कमजोर के साथ तुलना की जाए, बल्कि यह है कि अपनी सीमाओं को तोड़ने और प्रतिस्पर्धा और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के दबाव से अपने संभावनाओं को खोलने के लिए प्रयास किया जाए। यही कारण है कि जब जेन यान ने सुना कि लो फेंग डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसका समर्थन किया। जेन यान के लिए साधना कार्यों से जो लाभ और अंक मिलते हैं, वह काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यूनिवर्स स्तर पर हजारों वर्षों तक रुकने की तुलना में वे इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना को आगे बढ़ने की दिशा में किया जाना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य हमेशा उच्च स्तर की ओर चढ़ना होना चाहिए। उनके दृष्टिकोण में वर्ल्ड मास्टर स्तर वह सबसे अच्छा मंच है जहां साधक अपनी ताकत के शिखर के करीब पहुंच सकते हैं। लो फेंग के लिए डोमेन मास्टर तक ब्रेक थ्रू करना कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बल्कि यह एक सक्रिय चुनाव था जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आवश्यक कदम था। डोमेन मास्टर स्तर तक ब्रेक थ्रू करने के बाद लो फेंग ने डायलन की मदद से भगवान राज्य टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके अपनी लंबी अंतरतारकीय यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से संक्षेपित किया। आधे महीने से भी कम समय में लो फेंग और उसका संरक्षक अपने गंतव्य ग्रह पर पहुंच गए। यह उल्लेखनीय है कि भगवान राज्य टेलीपोर्टेशन की ऊर्जा खपत दूरी से जुड़ी होती है। फिर भी एकल टेलीपोर्टेशन की ऊर्जा खपत अभी भी काफी हैरान करने वाली होती है और इसका खर्च शायद एक यान शेन अस्त्र की कीमत से भी अधिक हो सकता है। इसलिए कई इम्मोर्टल स्पेसशिप लेना पसंद करते हैं, लंबी अंतरतारकीय यात्राएं सहते हुए, बजाय इसके कि वे भगवान राज्य टेलीपोर्टेशन के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करें। हालांकि लो फेंग डायलन के चाचा थे, उन्होंने उसे किसी भी प्रकार का लाभ उठाने की इच्छा नहीं जताई। गंतव्य ग्रह पर पहुंचने के बाद लो फेंग ने तुरंत अपने शिक्षक हु यानबो से अंतिम धरोहर का वारिस किया और भगवान राज्य टेलीपोर्टेशन पर खर्च की गई ऊर्जा के समान खर्च को डायलन को हस्तांतरित किया। हु यानबो से 3 मिलियन से अधिक काओस उत्पत्ति इकाइयों की धरोहर प्राप्त करने के बाद लो फेंग के पास मो युन वाइन को विकसित करने और युनमो स्पेसशिप की मरम्मत और उन्नति करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। तकनीकी दृष्टिकोण से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है।
विशेष रूप से उनकी स्पेसशिप पर लागू गुप्त उकेरण तकनीकों में। ये तकनीकें युनमो स्पेसशिप को उच्च गति की यात्रा के दौरान ग्रहों को सीधे काटने की अनुमति देती हैं, और यहाँ तक कि वर्ल्ड मास्टर स्तर के विशेषज्ञ भी इसके सामने अपनी मौत से बचने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके कुछ समय बाद लो फेंग और हांग ने, जैसे कि उन्होंने तय किया था, मिलकर जी किंग के मामले पर विस्तृत चर्चा की। दरअसल जी परिवार कियानवू यूनिवर्स कंट्री में बेहद उच्च स्थिति रखता था, क्योंकि परिवार के पूर्वज मार्किस यिनशुए एक मार्किस स्तर के इम्मोर्टल थे और कियानवू यूनिवर्स कंट्री के शासक के पुराने मंत्री थे। जब जी परिवार को हांग और जी किंग के रिश्ते के बारे में पता चला तो वे गुस्से में आ गए और हांग का सामना करने के लिए सीधे गए। अगर हांग अपने मास्टर वर्ल्ड मास्टर लो के साथ नहीं होते और अस्थायी रूप से एक इम्मोर्टल मित्र के निवास में नहीं ठहरे होते तो जी परिवार के सदस्य शायद हांग को नष्ट करने की कार्रवाई पहले ही कर चुके होते। विस्तृत ब्रह्मांड में बहुपतिवाद, चाहे एक पुरुष के कई पत्नियां हो या एक महिला के कई पति हो, काफी सामान्य है। जी किंग के परिवार के बुजुर्ग जैसे यिनशुए अपने वंशजों के रोमांटिक मुद्दों में जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि जो असल में जी किंग को प्रेम में पड़ने से रोकता है वह उसका गुरु है, ब्रह्म आत्मा राजा लो फेंग। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में फिर भी एक राजा स्तर के अमर से तुलना करने पर स्थिति और अधिकार में एक महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं। यह वैसा ही है जैसे किंग लॉन्ग यू और जेन यान वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में लो फेंग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर हैं। हालांकि लो फेंग को एक सेमीमार्क विश्वस्तरीय अमर माना जा सकता है, फिर भी उसकी शक्ति और अधिकार असली राजा स्तर के अमर से कम हैं। सेमीमार्क विश्वस्तरीय अमर शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो अमरता की स्थिति में पहुंचने पर सीधे मार्क विश्वस्तरीय ताकत प्राप्त कर लेता है। यह प्राचीन शून्य स्थान के सदस्यों में असामान्य नहीं है। हालांकि सेमीमार्क विश्वस्तरीय अमर केवल संभावना होती है, यदि किसी के विकास के दौरान वह गिर जाता है तो वह संभावना समाप्त हो जाती है। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि जब लो फेंग की स्थिति इतनी ऊंची नहीं है कि वह सीधे हस्तक्षेप कर सकें, तो वह क्यों नहीं जेन यान से कहकर मदद ले लेते हैं। दरअसल यह काम नहीं करेगा। सबसे पहले हांग का जेन यान से कोई सीधा संबंध नहीं है और उसे व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके रोमांटिक मुद्दों को हल करने के लिए कहना अनुपयुक्त होगा। दूसरी बात, भले ही जेन यान ब्रह्म आत्मा राजा पर दबाव डालकर हांग और जी किंग को एक साथ रहने की अनुमति देने की कोशिश करें, यह भी प्रभावी नहीं होगा। आखिरकार हर गुरु के पास अपने शिष्य को स्वीकारने के समय अपने खुद के सिद्धांत होते हैं और बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते। एक शिष्य जिसे अपने गुरु की इच्छा के खिलाफ रिश्ते में मजबूर किया जाता है, वह पूरी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब बात हो खेती और भावनाओं के संतुलन की, तो अंतिम निर्णय जी किंग को खुद करना होगा। हालांकि जी किंग के पिता कभी उसे प्रेम करने की अनुमति नहीं देंगे। इसका कारण सीधा है, एक ब्रह्मांड स्तर के अस्तित्व के रूप में वह बड़े जी परिवार में उतने प्रमुख नहीं हैं और उनकी प्रतिभा भी असाधारण नहीं है, जिससे वह परिवार का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहे हैं। हालांकि जी किंग, जो अपने साथियों से असाधारण प्रतिभा रखती है, न केवल यूनिवर्स मर्सिनरी अलायंस का एक मुख्य सदस्य बनी, बल्कि उसे किंग अमर के तहत शिष्य भी स्वीकार किया गया, जिससे उसके पिता की स्थिति परिवार में काफी ऊंची हो गई। अपने खुद के हितों को बनाए रखने के लिए वह निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि कोई जी किंग के खेती के रास्ते में हस्तक्षेप करे। जब यह पता चला कि हांग अकेले एक रेस्तरां जा रहे थे जो लो फेंग के साथ तय किया गया मिलने का स्थान था, तो जी किंग के पिता ने तुरंत एक डोमेन मास्टर स्तरीय अंगरक्षक को वहां भेजा। स्पष्ट रूप से उनका उद्देश्य हांग को रोकना और जी किंग द्वारा हांग के प्रति विकसित किए गए भावनात्मक संबंध को समाप्त करना था, ताकि वह अपने परिवार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। लगभग आधे साल इंतजार करने के बाद लो फेंग को नियुक्ति पत्र मिला और उन्होंने आधिकारिक रूप से पर्यवेक्षी दूत के पद की जिम्मेदारी संभाली। ब्रह्मांड स्तर के कार्यों से अलग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए डोमेन मास्टरों की आवश्यकताएं यह नहीं होती कि वे खेती मिशन लेकर अंक कमाएं, बल्कि कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करें। पर्यवेक्षी दूत इनमें से एक कार्य था। इसी बीच कियानवू ब्रह्मांड देश के 3 मंत्रियों को भी संबंधित सूचना प्राप्त हुई। लो फेंग की उत्तेजना के विपरीत उनका प्रतिक्रिया गुस्से और घबराहट की थी। उच्च पदों पर लंबे समय से आराम से रहने के बाद वे अब सत्ता के दलदल में गहरे उलझे हुए थे, जहां भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैली हुई थी। लो फेंग का कार्य था कि वे उनकी निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कंपनी के हितों के खिलाफ कोई कार्य न करें। इससे तीनों मंत्रियों को गहरी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अगर लो फेंग ने उनके अपराधों का पर्दाफाश कर दिया तो चाहे उन्हें सजा मिले या नहीं, उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, जो उनके व्यक्तिगत लाभों को सीधे प्रभावित करेगा। उनके लिए यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था। सौभाग्यवश उन्हें पता था कि लो फेंग का एक गुरु है जो उसे अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जेन यान। जेन यान की धमकी के सामने वे स्वाभाविक रूप से लो फेंग के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जैसे कि गुपचुप तरीके से उसे मारने के लिए भेजना। यदि जेन यान को पता चलता तो वे निश्चित रूप से एक दुखद अंत का सामना करते।
जेन यान की ताकत इतनी थी कि वह उन्हें आसानी से समाप्त कर सकता था। इसके परिणामस्वरूप वे केवल लो फेंग को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करने की जिद कर रहे थे। उनके व्यवहार से लो फेंग ने पहले ही उनके इरादों को समझ लिया। दरअसल यदि उन्होंने अत्यधिक अवैध कार्य नहीं किए होते तो लो फेंग का कोई इरादा नहीं था कि वह उनका दोष निकालें। समारोह नियोजित अनुसार आयोजित हुआ। हालांकि लो फेंग ने स्पष्ट रूप से आग्रह किया था कि समारोह का पैमाना छोटा रखा जाए, लेकिन हर मेहमान जो इस समारोह में शामिल हुआ वह कियानवू ब्रह्मांड देश का एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसमें यिन शुए भी शामिल थे। लो फेंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर हांग को समारोह में बुलाया और यिन शुए को हांग के साथ अपने रिश्ते के बारे में सूचित किया। जहां तक यिन शुए की प्रतिक्रिया और यह क्यों भ्रम आत्मा राजा ने हांग और जी किंग के रिश्ते का विरोध किया, इसके बारे में अधिक जानने के लिए अगले स्पॉइलर का इंतजार करें, जहां मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।